हम कंप्यूटर सिमुलेशन में रह रहे हैं? मुझे नहीं पता। शायद। यह कंप्यूटर वैज्ञानिक क्यों सोचता है कि वास्तविकता एक वीडियो गेम हो सकती है? क्या हम कंप्यूटर सिमुलेशन में रह रहे हैं? सवाल बेतुका लगता है। फिर भी ऐसे बहुत से बुद्धिमान लोग हैं जो आश्वस्त हैं कि यह न केवल संभव है बल्कि संभवतः संभव भी है। सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले एक प्रभावशाली पेपर में ऑक्सफोर्ड दार्शनिक निक बोस्ट्रोम ने दिखाया कि 3 संभावनाओं में से कम एक सत्य है। 1, ब्रह्मांड में सभी मानव जैसी सभ्यताएं नकली वास्तविकताओं को बनाने की तकनीकी क्षमता विकसित करने से पहले विलुप्त हो जाती हैं। 2, यदि कोई सभ्यता तकनीकी परिपक्वता के इस चरण तक पहुंचती है तो उनमें से कोई भी सिमुलेशन चलाने की जहमत नहीं उठाएगा। या 3, उन्नत सभ्यताओं में कई सिमुलेशन बनाने की क्षमता होगी और इसका मतलब है कि गैर सिमुलेटेड दुनिया की तुलना में कहीं अधिक सिमुलेटेड दुनिया है। बोस्ट्रोम ने निष्कर्ष निकाला, हम निश्चित रूप से नहीं जान सकते कि इनमें से कौन सा मामला है, लेकिन वे सभी संभव हैं और तीसरा विकल्प सबसे संभावित परिणाम भी हो सकता है। यह एक कठिन तर्क है जिसे स्वीकार करना कठिन है, लेकिन इसका कुछ हद तक अर्थ निकलता है। सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले एक प्रभावशाली पेपर में ऑक्सफोर्ड दार्शनिक निक बोस्ट्रोम ने दिखाया कि 3 संभावनाओं में से कम एक सत्य है। 1, ब्रह्मांड में सभी मानव जैसी सभ्यताएं नकली वास्तविकताओं को बनाने की तकनीकी क्षमता विकसित करने से पहले विलुप्त हो जाती हैं। 2, यदि कोई सभ्यता तकनीकी परिपक्वता के इस चरण तक पहुंचती है तो उनमें से कोई भी सिमुलेशन चलाने की जहमत नहीं उठाएगा। या 3, उन्नत सभ्यताओं में कई सिमुलेशन बनाने की क्षमता होगी और इसका मतलब है कि गैर सिमुलेटेड दुनिया की तुलना में कहीं अधिक सिमुलेटेड दुनिया है। बोस्ट्रोम ने निष्कर्ष निकाला, हम निश्चित रूप से नहीं जान सकते कि इनमें से कौन सा मामला है, लेकिन वे सभी संभव हैं और तीसरा विकल्प सबसे संभावित परिणाम भी हो सकता है। यह एक कठिन तर्क है जिसे स्वीकार करना कठिन है, लेकिन इसका कुछ हद तक अर्थ निकलता है। एक कंप्यूटर वैज्ञानिक और वीडियो गेम डिजाइनर रिजवान विर्क ने 2019 में एक पुस्तक द सिमुलेशन हाइपोथेसिस प्रकाशित की, जो बोस्ट्रोम के तर्क को बहुत अधिक विस्तार से खोजती है और आज की तकनीक से उस पथ का पता लगाती है जिसे वह सिमुलेशन पॉइंट कहते हैं, जिस क्षण हम वास्तविक रूप से मैट्रिक्स जैसा सिमुलेशन बना सकता है। मैं कंप्यूटर विज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन यह विचार कि हम सभी एक उन्नत सभ्यता के वीडियो गेम के पात्र हैं, बहुत बढ़िया है। इसलिए मैं विर्क के पास पहुंचा और उससे मेरे लिए इसे तोड़ने के लिए कहा। शॉन इलिंग, बहाना करें कि मैं सिमुलेशन परिकल्पना के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानता। आखिर सिमुलेशन परिकल्पना क्या है? रिजवान विर्क, सिमुलेशन परिकल्पना उस विचार का आधुनिक समकक्ष है जो कुछ समय से मौजूद है, और यह विचार है कि जिस भौतिक दुनिया में हम रहते हैं, जिसमें पृथ्वी और शेष भौतिक ब्रह्मांड शामिल हैं, वास्तव में एक कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा है। आप इसे एक उच्च रिजोल्यूशन या उच्च निष्ठा वीडियो गेम की तरह सोच सकते हैं जिसमें हम सभी पात्र हैं, और पश्चिमी संस्कृति के भीतर इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका फिल्म द मैट्रिक्स है, जिसे कई लोगों ने देखा है, या भले ही उन्होंने देखा हो। देखा नहीं इसे, यह अब फिल्म उद्योग से परे एक सांस्कृतिक घटना बन गई है। उस फिल्म में कीनू रीव्स ने नियो का किरदार निभाया है, जो मॉर्फियस नाम के एक लड़के से मिलता है, जिसका नाम सपनों के ग्रीक देवता के नाम पर रखा गया है, और मॉर्फियस उसे लाल गोली या नीली गोली लेने का विकल्प देता है। और यदि वह लाल गोली लेता है तो वह जाग जाता है और महसूस करता है कि उसका पूरा जीवन, जिसमें उसकी नौकरी, वह इमारत जिसमें वह रहता था और बाकी सब कुछ इस विस्तृत वीडियो गेम का हिस्सा था, और वह इसके बाहर की दुनिया में जागता है खेल। यह अनुकरण परिकल्पना का मूल संस्करण है। सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले एक प्रभावशाली पेपर में
ऑक्सफोर्ड दार्शनिक निक बोस्ट्रोम ने दिखाया कि 3 संभावनाओं में से कम एक सत्य है। 1, ब्रह्मांड में सभी मानव जैसी सभ्यताएं नकली वास्तविकताओं को बनाने की तकनीकी क्षमता विकसित करने से पहले विलुप्त हो जाती हैं। 2, यदि कोई सभ्यता तकनीकी परिपक्वता के इस चरण तक पहुंचती है तो उनमें से कोई भी सिमुलेशन चलाने की जहमत नहीं उठाएगा। या 3, उन्नत सभ्यताओं में कई सिमुलेशन बनाने की क्षमता होगी और इसका मतलब है कि गैर सिमुलेटेड दुनिया की तुलना में कहीं अधिक सिमुलेटेड दुनिया है। बोस्ट्रोम ने निष्कर्ष निकाला, हम निश्चित रूप से नहीं जान सकते कि इनमें से कौन सा मामला है, लेकिन वे सभी संभव हैं और तीसरा विकल्प सबसे संभावित परिणाम भी हो सकता है। यह एक कठिन तर्क है जिसे स्वीकार करना कठिन है, लेकिन इसका कुछ हद तक अर्थ निकलता है। एक कंप्यूटर वैज्ञानिक और वीडियो गेम डिजाइनर रिजवान विर्क ने 2019 में एक पुस्तक द सिमुलेशन हाइपोथेसिस प्रकाशित की, जो बोस्ट्रोम के तर्क को बहुत अधिक विस्तार से खोजती है और आज की तकनीक से उस पथ का पता लगाती है जिसे वह सिमुलेशन पॉइंट कहते हैं, जिस क्षण हम वास्तविक रूप से मैट्रिक्स जैसा सिमुलेशन बना सकता है। मैं कंप्यूटर विज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन यह विचार कि हम सभी एक उन्नत सभ्यता के वीडियो गेम के पात्र हैं, बहुत बढ़िया है। इसलिए मैं विर्क के पास पहुंचा और उससे मेरे लिए इसे तोड़ने के लिए कहा। हमारी बातचीत का हल्का संपादित प्रतिलेख इस प्रकार है। शॉन इलिंग, बहाना करें कि मैं सिमुलेशन परिकल्पना के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानता। आखिर सिमुलेशन परिकल्पना क्या है? रिजवान विर्क, सिमुलेशन परिकल्पना उस विचार का आधुनिक समकक्ष है जो कुछ समय से मौजूद है, और यह विचार है कि जिस भौतिक दुनिया में हम रहते हैं, जिसमें पृथ्वी और शेष भौतिक ब्रह्मांड शामिल हैं, वास्तव में एक कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा है। आप इसे एक उच्च रिजोल्यूशन या उच्च निष्ठा वीडियो गेम की तरह सोच सकते हैं जिसमें हम सभी पात्र हैं, और पश्चिमी संस्कृति के भीतर इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका फिल्म द मैट्रिक्स है, जिसे कई लोगों ने देखा है या भले ही उन्होंने देखा हो। देखा नहीं इसे, यह अब फिल्म उद्योग से परे एक सांस्कृतिक घटना बन गई है। उस फिल्म में कीनू रीव्स ने नियो का किरदार निभाया है, जो मॉर्फियस नाम के एक लड़के से मिलता है, जिसका नाम सपनों के ग्रीक देवता के नाम पर रखा गया है, और मॉर्फियस उसे लाल गोली या नीली गोली लेने का विकल्प देता है। और यदि वह लाल गोली लेता है तो वह जाग जाता है और महसूस करता है कि उसका पूरा जीवन, जिसमें उसकी नौकरी, वह इमारत जिसमें वह रहता था और बाकी सब कुछ इस विस्तृत वीडियो गेम का हिस्सा था, और वह इसके बाहर की दुनिया में जागता है। खेल अनुकरण परिकल्पना का मूल संस्करण है। शॉन इलिंग, क्या हम अभी एक अनुरूपित ब्रह्मांड में रह रहे हैं? रिजवान विर्क, भौतिकी में बहुत सारे रहस्य हैं जिन्हें भौतिक परिकल्पना की तुलना में सिमुलेशन परिकल्पना द्वारा बेहतर ढंग से समझाया गया है। सच्चाई यह है कि हम अपनी वास्तविकता के बारे में बहुत कुछ नहीं समझते हैं, और मुझे लगता है कि इसकी अधिक संभावना है कि हम किसी प्रकार के अनुरूपित ब्रह्मांड में हैं। अब यह हमारे द्वारा निर्मित गेमों की तुलना में कहीं अधिक परिष्कृत वीडियो गेम है, जैसे आज वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट और फोर्टनाइट, पैकमैन या स्पेस इन्वेडर्स की तुलना में कहीं अधिक परिष्कृत हैं। उन्हें यह पता लगाने में कुछ दशक लग गए कि 3D मॉडल का उपयोग करके भौतिक वस्तुओं को कैसे मॉडल किया जाए और फिर उन्हें सीमित कंप्यूटिंग शक्ति के साथ कैसे प्रस्तुत किया जाए, जिसके कारण अंततः साझा ऑनलाइन वीडियो गेम की बाढ़ आ गई। मुझे लगता है कि इस बात की बहुत अच्छी संभावना है कि हम वास्तव में एक अनुकरण में रह रहे हैं, हालांकि हम इसे 100% विश्वास के साथ नहीं कह सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से सबूत हैं जो इस ओर इशारा करते हैं। शॉन इलिंग, जब आप कहते हैं कि हमारी दुनिया के ऐसे पहलू हैं जो अधिक समझ में आते यदि वे एक अनुकरण का हिस्सा होते, तो आपका वास्तव में क्या मतलब है? रिजवान विर्क,
खैर, कुछ अलग अलग पहलू हैं, जिनमें से एक यह रहस्य है जिसे वे क्वांटम अनिश्चितता कहते हैं, जो यह विचार है कि एक कण कई स्थितियों में से एक में है, और जब तक आप कण का निरीक्षण नहीं करते तब तक आपको इसका पता नहीं चलता। संभवतः इसे समझने का एक बेहतर तरीका श्रोडिंगर की बिल्ली का अब कुख्यात उदाहरण है, जो एक बिल्ली है जिसके बारे में भौतिक विज्ञानी इरविन श्रोडिंगर ने सिद्धांत दिया है कि वह कुछ रेडियोधर्मी सामग्री के साथ एक बॉक्स में होगी, और 50% संभावना थी कि बिल्ली मर गई है, और 50% संभावना है कि बिल्ली जीवित है। अब सामान्य ज्ञान हमें बताएगा कि बिल्ली या तो जीवित है या मर चुकी है। हम सिर्फ इसलिए नहीं जानते क्योंकि हमने बॉक्स में नहीं देखा है। हम बक्सा खोलते हैं और हमें पता चल जाएगा कि बिल्ली जीवित है या मर गई है। लेकिन क्वांटम भौतिकी हमें बताती है कि बिल्ली एक ही समय में जीवित और मृत दोनों होती है, जब तक कि कोई उसे देखने के लिए बॉक्स नहीं खोलता। मुख्य नियम यह है कि ब्रह्मांड केवल वही प्रस्तुत करता है जिसका अवलोकन करने की आवश्यकता है। शॉन इलिंग। श्रोडिंगर की बिल्ली का वीडियो गेम या कंप्यूटर सिमुलेशन से क्या संबंध है? रिजवान विर्क। वीडियो गेम विकास का इतिहास सीमित संसाधनों के अनुकूलन के बारे में है। यदि आपने 1980 के दशक में किसी से पूछा कि क्या आप वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट जैसा गेम प्रस्तुत कर सकते हैं, जो एक पूर्ण त्रिआयामी या आभासी वास्तविकता गेम है, तो वे कहते, नहीं, इसमें दुनिया की सारी कंप्यूटिंग शक्ति लगेगी। हम उन सभी पिक्सेल को वास्तविक समय में प्रस्तुत नहीं कर सके। लेकिन समय के साथ जो हुआ वह यह था कि अनुकूलन तकनीकें थीं। इन सभी अनुकूलनों का मूल केवल वही प्रस्तुत करना है जो देखा जा रहा है। ऐसा सफलतापूर्वक करने वाले पहले बड़े गेम का नाम डूम था, जो 1990 के दशक में बहुत लोकप्रिय था। यह एक प्रथम व्यक्ति शूटर गेम था, और यह केवल प्रकाश किरणों और वस्तुओं को प्रस्तुत कर सकता था जो आभासी कैमरे के दृष्टिकोण से स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यह एक अनुकूलन तकनीक है, और यह उन चीजों में से एक है जो मुझे भौतिक दुनिया में एक वीडियो गेम की याद दिलाती है। शॉन इलिंग। मैं वह काम करने जा रहा हूं जो गैर वैज्ञानिक हमेशा करते हैं जब वे वैज्ञानिक दिखना चाहते हैं और ओकाम के रेजर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्या यह परिकल्पना कि हम हाड़मास की भौतिक दुनिया में रह रहे हैं अधिक सरल और इसलिए अधिक संभावित स्पष्टीकरण नहीं है? रिजवान विर्क। मैं एक बहुत प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी जॉन व्हीलर को सामने लाऊंगा। वह अंतिम भौतिकविदों में से एक थे जिन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन और 20वीं सदी के कई महान भौतिकविदों के साथ काम किया था। उन्होंने कहा कि शुरुआत में भौतिकी को भौतिक वस्तुओं के अध्ययन के बारे में सोचा गया था कि हर चीज कणों में बदल जाती है। इसे अक्सर न्यूटोनियन मॉडल कहा जाता है। लेकिन फिर हमने क्वांटम भौतिकी की खोज की और हमें एहसास हुआ कि सब कुछ संभावनाओं का क्षेत्र था और यह वास्तव में भौतिक वस्तुएं नहीं थीं। वह व्हीलर के करियर की दूसरी लहर थी। उनके करियर में तीसरी लहर यह खोज थी कि मूल स्तर पर सब कुछ जानकारी है, सब कुछ बिट्स पर आधारित है। इसलिए व्हीलर ने इट फ्रॉम बिट नामक एक प्रसिद्ध वाक्यांश पेश किया, जो यह विचार है कि जो कुछ भी हम भौतिक के रूप में देखते हैं वह वास्तव में जानकारी के टुकड़ों का परिणाम है। वह क्वांटम कंप्यूटर को वास्तविकता में आते देखने के लिए जीवित नहीं थे, लेकिन यह वैसा ही दिख रहा है। इसलिए मैं कहूंगा कि यदि दुनिया वास्तव में भौतिक नहीं है, यदि यह जानकारी पर आधारित है, तो एक सरल व्याख्या वास्तव में यह हो सकती है कि हम एक सिमुलेशन में हैं जो कंप्यूटर विज्ञान और सूचना के आधार पर उत्पन्न होता है। सच्चाई यह है कि हम अपनी वास्तविकता के बारे में बहुत कुछ नहीं समझते हैं। शॉन इलिंग। क्या सिद्धांत रूप में हमारे लिए यह निश्चित रूप से साबित करने का कोई तरीका है
कि हम एक अनुकरण में रह रहे हैं। रिजवान विर्क। खैर, ऑक्सफोर्ड के दार्शनिक निक बोस्ट्रोम ने एक तर्क दिया है जो दोहराने लायक है। उनका कहना है कि यदि एक भी सभ्यता इन उच्चनिष्ठा सिमुलेशनों में से एक को बनाने के बिंदु पर पहुंच जाती है, तो वे वस्तुतः अरबों सभ्यताओं का निर्माण कर सकते हैं जो सिमुलेटेड हैं। प्रत्येक में खरबों प्राणी होंगे, क्योंकि आपको बस अधिक कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता है। इसलिए वह एक सांख्यिकीय तर्क दे रहा है कि जैविक प्राणियों की तुलना में अधिक नकली प्राणियों के होने की अधिक संभावना है, सिर्फ इसलिए कि उन्हें बनाना बहुत जल्दी और आसान है। इसलिए यदि हम सचेत प्राणी हैं, तो हमारे जैविक होने की तुलना में एक नकली प्राणी होने की अधिक संभावना है। यह अधिक दार्शनिक तर्क है। शॉन इलिंग। यदि हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम में रह रहे होते, तो मैं मानता हूं कि उस प्रोग्राम में नियम शामिल होंगे और उन नियमों को उन लोगों या प्राणियों द्वारा तोड़ा या निलंबित किया जा सकता है जिन्होंने सिमुलेशन प्रोग्राम किया था। लेकिन हमारी भौतिक दुनिया के नियम काफी स्थिर प्रतीत होते हैं, तो क्या यह संकेत नहीं है कि यह अनुकरण नहीं हो सकता है? वापस आ गए हैं स्टार ट्रेक से, जिसे पता चलता है कि वहां होलोडेक के बाहर एक ऐसी दुनिया है जहां वह नहीं जा सकता है, और शायद हम में से कुछ लोग उस मामले में नहीं जानना चाहेंगे। शॉन इलिंग। हम एक कृत्रिम दुनिया बनाने की तकनीकी क्षमता के कितने करीब हैं जो मैट्रिक्स जितनी यथार्थवादी और प्रशंसनीय है? रिजवान विर्क। मैं प्रौद्योगिकी विकास के 10 चरणों का वर्णन करता हूं जिनसे एक सभ्यता को गुजरना होगा, जिसे मैं सिमुलेशन बिंदु कहता हूं, जो कि वह बिंदु है जिस पर हम इस तरह का एक अतियथार्थवादी सिमुलेशन बना सकते हैं। हम लगभग 5वें चरण में हैं, जो आभासी वास्तविकता और संवर्धित वास्तविकता के आसपास है। चरण 6 इन चीजों को चश्मा लगाए बिना प्रस्तुत करना सीखने के बारे में है, और यह तथ्य कि 3D प्रिंटर अब वस्तुओं के 3D पिक्सल प्रिंट कर सकते हैं हमें दिखाता है कि अधिकांश वस्तुओं को जानकारी के रूप में तोड़ा जा सकता है। लेकिन वास्तव में कठिन हिस्सा, और यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में बहुत से प्रौद्योगिकीविदों ने बात नहीं की है, द मैट्रिक्स में है, जिस कारण से उन्हें लगा कि वे पूरी तरह से डूबे हुए थे, क्योंकि उनके पास यह कॉर्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जा रहा था और यहीं पर सिग्नल प्रसारित हुआ था। यह ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस वह क्षेत्र है जिसमें हमने अभी तक उतनी प्रगति नहीं की है, लेकिन हम इसमें प्रगति कर रहे हैं। यह शुरुआती चरण में है। इसलिए मेरा अनुमान है कि अब से कुछ दशकों से लेकर 100 वर्षों के भीतर हम अनुकरण बिंदु तक पहुंच जाएंगे। यह लेख मूल रूप से 18 अप्रैल 2019 को प्रकाशित हुआ था।